हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 की, जिसमें आज हम सोशल इश्यूज़ को कवर करेंगे। गाइस, सोशल इश्यूज़ थोड़ा बड़ा है, 4 टॉपिक्स हैं, वो कवर हो जाएंगे शॉर्ट्स के साथ। कल एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे। आज सोशल इश्यूज़ के आर्टिकल्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए भी आप अपने पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और सीधा आप पहुँचेंगे हमारे टेलीग्राम लिंक पे, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारी मिलती रहेंगी। तो वहाँ भी जुड़िए, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हों वो फटाफट मिलती चली जाएँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारी मैगज़ीन वगैरह के लिए बहुत जाना जाता है। तो हम सीधा चलते हैं सोशल इश्यूज़ के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो आप जानते हो, वो इंडिविजुअल जो डिजिटल कंटेंट को टेक्स्ट के रूप में, वीडियो, कोई पॉडकास्ट, कोई इंटरेक्टिव मीडियम, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, है ना, ऐसी इंस्टाग्राम की रीलें हम देखते हैं, टिकटॉक पर हमने सुने हैं चीज़ें, रीलें देखी हैं। तो यानी कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। क्या ना, यूनेस्को ने ना बिहाइंड द स्क्रीन्स सर्वे किया। द स्क्रीन्स के पीछे जाके, समझ रहे हो, स्क्रीन के मतलब पूरा इसको एनालाइज किया, इसका मतलब ये है, ठीक है। बिहाइंड द स्क्रीन्स के बिहाइंड समझने की कोशिश करी कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, और इससे बहुत सारी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल यूनेस्को ने उठाए हैं। अब यूनेस्को तो आप जानते ही हो कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो पहले आपको पता ही है, यूनेस्को का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है वर्ल्ड में पीस सिक्योरिटी को बनाना। यूके में फाउंड हुआ था ये, हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस फ्रांस के अंदर हैं, है ना। तो ये इस काम के लिए बना था, इसका एम बेसिकली यही था। तो बिहाइंड द स्क्रीन्स इन्होंने चेक करा कि इतना इन्फ्लुएंस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का क्यों हो रहा है, इस पर स्टडी की गई। तो इसके ना कई सारी क्रेडिबिलिटी पर इसके इशू दिखाए गए कि भाई इसकी क्रेडिबिलिटी पे कई सारे क्वेश्चन रेज हुए हैं। अब वो क्या हुए हैं समझते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि वह इंडिविजुअल जो भी पॉडकास्ट वगैरह कर रहा है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, या इंस्टाग्राम की रीलें बना रहा है, वो सभी लोग आपके डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है ना। जो इन प्लेटफॉर्म से जुड़कर ऐसे वीडियोस, इमेजेस, पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग इसका पार्ट बन चुके हैं अभी, है ना। तो अब जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, ये बहुत बड़ा हमारा ऑरेंज इकॉनमी को प्रमोट करता है। ऑरेंज इकॉनमी का मतलब क्या है, जहाँ पर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, और कल्चरली आर्टिस्टिक ओरिजिन भी है इसका। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ऑरेंज इकॉनमी का सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इनकी नीड्स अचानक से अराइज होने लग गई और कैसे ये आ गई। तो एक तो ना सबसे बड़ी बात है कि ऑरेंज इकॉनमी ना जॉब्स बहुत सारी क्रिएट करती हैं। अब आप ही सोचो कि ग्लोबल जीडीपी पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पे कितना बड़ा काम कर रही हैं, डिजिटल इकॉनमी को वेल पोजीशन कर रही हैं, फिर बेटर जॉब्स की बात हो रही है कि सस्टेनेबल एसेट्स पे रिलाय कर रही हैं, वॉलेटिलिटी, एक्सटर्नल शॉक से ये दूर हैं। आप समझ रहे हो, जिसका मान लो यूट्यूब पे हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो उनको अच्छा खासा मोनेटाइज करना होता है चैनल, है ना। और ऐसे ही आपके इंस्टाग्राम की रील्स पर भी होता है। तो कोई भी बाहर शॉक लग जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कुछ आ जाए, कोई कोविड आ जाए, बट फिर भी चीज़ें चलती रहेंगी। तो बेटर जॉब्स हैं। अच्छा, ये इंक्लूसिव जॉब्स हैं। कोई महिला घर पे बैठी है, हाउसवाइफ भी है, तो भी वो अपना चैनल बना सकती है। हाई पार्टिसिपेशन यूथ का, फीमेल्स का, माइनॉरिटी ग्रुप्स का है। इसीलिए ऑरेंज इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्लूसिव नेचर की है। तो ग्लोबली आप यकीन मानो, क्रिएटिव इकॉनमी ने कम से कम $2 ट्रिलियन एनुअली जनरेट करे हैं, और ये 50 मिलियन जॉब्स को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं। और ये पता कैसे चला हमें, जब एक यूएन ट्रेड की डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का नाम था क्रिएटिव इकॉनमी आउटलुक 2024। तो भारत में भी क्रिएटिव इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो है $30 बिलियन, और 8% इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो याद रखना, हमारे देश में भी, भारत जैसे देश में भी $30 बिलियन की क्रिएटिव इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है, जिसमें 8% जो टोटल पॉपुलेशन का पार्ट है, वो क्रिएटिव इकॉनमी का पार्ट अभी बन चुका है।
ठीक है, यानी अब हम चलते हैं इसके अब रिस्क एंड इम्प्लीकेशंस पर भी देखते हैं हम कि डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर हैं इनको रिस्क क्या है और उस रिस्क के क्या परिणाम हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है सोशल एंड एथिकल रिस्क बिल्कुल है। कह रहा देखो क्या हो रहा है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो बढ़ रहे हैं लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान सोसाइटी को, पब्लिक को हो रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग गई हैं, जिससे बहुत हार्म और पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा टूट रहा है। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर 62% जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत रिगरस और सिस्टमैटिक फास्ट चेकिंग काम नहीं किया और स्क्रीन के रिपोर्ट के बिहाइंड ये पता चला है कि उनके पास बहुत रिगरस और सिस्टमैटिक फैक्ट चेकिंग थी नहीं इन्फॉर्मेशन की। देखो कितनी बड़ी, मतलब आप सोचो कोई बच्चा, कोई भी मतलब व्यक्ति किसी भी तरह की न्यूज़ देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, लेकिन उसको जो वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत दी जा रही है, तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो बिहाइंड द स्क्रीन रिपोर्ट पता चला कि जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वो पूरी तरह से फैक्ट्स को चेक करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या है प्राइवेसी का वायलेशन भी होता है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वो अपनी पर्सनल जानकारी देते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, मैंने ये प्लॉट ले लिया, मैंने ये खरीद लिया, मेरा ये बंगला है, मैं आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ, आइदर इंटेंशनली फॉर एंगेजमेंट और अनइंटेंशनली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। इससे प्राइवेसी ब्रीच होती है। कह रहा कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल जो 2018 में रिवील किया था कि फेसबुक ने मिलियन ऑफ यूज़र डेटा को हार्वेस्ट कर लिया है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, तो टारगेट करते हैं वो पॉलिटिकल एड्स में, इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शंस को। तो आप सोचो कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है? जब किसी देश में इलेक्शंस ही फेयर तरीके से नहीं हो पाएगा तो आप सोचो फिर क्या आगे जीवन में होगा। कितना मतलब बहुत ही बड़ा असर है ये, आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशंस हैं, यानी सोशल मीडिया एल्गोरिथम पकड़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाह रहे हो, प्रायोरिटाइज कर देता है आपकी इंगेजमेंट ओवर एक्यूरेसी। इको चैम्बर बना के वो कुछ ऐसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, मिसलीडिंग चीज़ें बताता है। कह रहा जब क्रिएटर प्रायोरिटाइज कर देगा पॉपुलैरिटी, उसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ज़्यादा लाइक और इसमें व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाने लग जाएगा वो। अब वो ये भी नहीं देखेगा कि इसमें वेरीफाइड ये जानकारी है भी नहीं है, बस वो बना देगा क्योंकि उसको लगेगा कि बस भाई इसमें व्यूज़ खूब आ रहे हैं, लाइक्स खूब आ रहे हैं। जैसे आप कई चैनल्स पे देखती हूँ मैं कि इस नज़र से बचने के लिए आप ये करें, या आपका ये ग्रह ऐसे होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग देम कि ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग इन दैट सेंस, बट अगेन द प्रॉब्लम और क्राइसिस इज कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी वैलिड है। मैं किसी की उसको मैं वो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि नज़र लगाने पे आप क्या करें, किससे नज़र अपनी झड़वाएं। मतलब आई डोंट नो, ऐसी रील्स कभी खुलती है ना तो मेरे को डर लगने लग जाता है, यार ये क्या मतलब, मैं अचानक से इंस्टा खोल रही हूँ और मुझे इस तरह की रील दिख रही है और वो किस तरह से आ गई, मैंने तो कभी सर्च भी नहीं किया था। लाइक समझ रहे हो आप। तो इतना ज़्यादा ना वो क्योस मच जाता है मेरे अंदर ही कि यार ये क्या चीज़ें खुल रही हैं। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लिटरेसी की प्रॉब्लम है। अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो कहीं से भी बना रहा है ना, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और उसको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं, लीगल फ्रेमवर्क पता ही नहीं, उसको पेटेंट राइट, कॉपीराइट का कुछ पता ही नहीं है। अदर इश्यूज़ ये हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं प्रमोशन के, कुछ भी मतलब लोग कुछ भी दिखाने लग गए हैं। मतलब आपको पता होगा यार, अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता है आजकल लोग कुछ भी दिखाते हैं व्यूज़ को पाने के लिए। मतलब मैं ये सोचती हूँ पब्लिक ना अच्छी चीज़ें देखना नहीं चाहती है, गंद दिखा लो इन्हें। मतलब गंद से गंद चीज़ें मैं देखती हूँ रीलों में बन रही हैं, यूट्यूब वीडियोस में लोग लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको अपना कंटेंट बेचना है और अपने पैसे कमाने हैं, वो कुछ भी दिखाने को तैयार है। हम सोचो यार क्या दिमाग में हमारे कंटेंट जा रहा होगा। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि स्पॉन्सर्ड कॉन्सर्ट तो होते ही नहीं है, कंटेंट होते ही नहीं। ऑनलाइन हरासमेंट के बहुत ज़्यादा है कि आपने ये वाली रील को सही शेयर नहीं किया। देखो ये भी एक हरासमेंट नहीं लगता आपको, अगर आपने ये रील को नहीं शेयर किया तो आपको दिन बुरा हो जाएगा, या आप पर ये वाली कुछ हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, बुरा बुरा वो लिखते हैं। अब आप सोचो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हो क्राइसिस। तो रेगुलेटरी चैलेंज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज है लैक ऑफ यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी ऑल्दो
IT एक्ट 2000 है हमारे पास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है, ये डिजिटल कंटेंट को गवर्न भी करते हैं, बट हमारे पास कोई यूनिफाइड फ्रेमवर्क नहीं है स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू एड्रेस यूनिक चैलेंजेस ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी। फिर रेगुलेटरी ओवरलैप्स हैं, जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, मिति है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, ये डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक रिस्क को लेके, कि लॉसेस हैं हमारे कन्वेंशनल मीडिया में, शिफ्ट है न्यूज़ कंजम्पशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट है, टीवी है, टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब जो इतना शिफ्ट आ रहा है उससे फिनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मीडिया कंटेंट को गेन किया है, बिना जर्नलिस्टिक इन्वेस्ट किए, बिना देखे, बिना बार्गेनिंग करे। बहुत ज़्यादा जो है वो कन्वेंशनल मीडिया का बहुत 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 लॉस हो रहा है। लोग अब एक वेरीफाइड न्यूज़ नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं हाँ भाई यूट्यूब पे फला इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही है तो हम उसी को सुनेंगे। तो यानी आपने मीडिया की भी धज्जियाँ उड़ा दी। तो ऐसा क्या करें जिससे ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रिस्क को दूर किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले कह रहा है कि ना प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मामला नहीं बनेगा। यानी फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव लेने ताकि मीडिया से जितनी भी चीज़ें हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट हो पाए। तो यानी हमारे पास ना गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव भी होता है, यानी जो गूगल है ना उसका पार्टनर विद फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्ल्ड वाइड चल रहा है। वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टूल्स देते हैं जर्नलिस्ट के, कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो पाए। तो प्रमोट करना है मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स को, और ये भी चेक करना है कि फैक्ट भी चेक होता जाए। सेकंड काम करना है कि ना डेटा प्रोटेक्शन के लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। प्राइवेसी जो एजुकेशन है कंटेंट क्रिएटर्स की, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कह रहा कैसे, कह रहा जनरल डेटा जो प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ना, या यूरोपियन यूनियन में GDPR है, उन्होंने स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शंस के रूल्स एंड लॉज क्रिएट करें ताकि डेटा हम ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर पाएँ। फिर इंडिया का जो डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है ना, वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि हमारी प्राइवेसी और ना हमारी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ना कोई भी डेटा ब्रीच ना करें। किसी भी हालत में हमें कोई भी डेटा ब्रीच करते हुए नहीं देखना है। फिर कह रहा है इस्टेब्लिश करना है फेयर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स को, और ट्रेडिशनल मीडिया को भी सपोर्ट करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड है, इसको क्या चाहिए, देखो ये टेक जायंट है, लाइक गूगल है, फेसबुक है, ताकि वो न्यूज़ पब्लिशर जो भी आप कंटेंट करते हो ना, तो वो न्यूज़ पे पब्लिशर को पे करना पड़े। ये कह रहे हैं कि फेयर शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए ताकि ट्रेडिशनल मीडिया कहीं पिस ना जाए। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसीलिए न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड बनाए हैं कि जितने भी ये बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, गूगल है, फेसबुक है, अगर कोई भी न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं फॉर यूजिंग देयर कंटेंट, उनको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर लेजिस्लेटिव बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ये सबको रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। रीड्राफ्ट करना पड़ेगा हमें अपना ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वाला। एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आप समझो ये इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, क्लियर डिस्क्लेमर तो देते नहीं है, किसी भी ऐड या कुछ भी दे, मतलब कुछ भी दिखा के बेचना है बस। मतलब इनको तो ये कि इनको तो स्पॉन्सर पैसा मिल रहा है, ये कुछ भी दिखाएंगे। यार इससे तो बचो ना, कम से कम पब्लिक को क्या नुकसान हो रहा है ये तो देख लो। कोई क्लियर डिस्क्लोजर तो तुम प्रैक्टिसेस तो कर नहीं रहे हो, क्लियर कुछ मैसेज देते नहीं हो। तो फिर हमें अल्टीमेटली इनकरेज करने की ज़रूरत है हमारे एथिकल कंटेंट क्रिएशन को, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। यानी यूनेस्को का जो मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम है, तो यूनेस्को को ज़रूरत है कि वो इनिशिएटिव लॉन्च करे ताकि वो कंटेंट क्रिएटर्स को एजुकेट कर पाएँ। ऐसे ही इंडिया का जो IT इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, उसको भी बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो IT का बेसिकली यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। रूल्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेट हैं, रेगुलेशंस हैं, डिजिटल इंटरमीडिएट्स को गवर्न करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट्स को, ताकि आप बेसिकली जो भी ट्रांसपेरेंसी से क्राइसिस है, कोई अकाउंटेबिलिटी से क्राइसिस है, उसको रोक पाओ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए यूज़र्स को कि ना कोई भी अनलॉफुल कंटेंट ना ही शेयर किया जाए तो अच्छा है, बिल्कुल नहीं करना। किसी बच्चे को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को मानहानि डिफेम वगैरह नहीं करना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, ग्रीवेंस ऑफिसर होता है जो 15 दिन के अंदर इसको सॉल्व, अगर कोई स्टूडेंट कंप्लेंट है 72 घंटे में भी करना पड़े तो करो।
तो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेशन भी लगाना, ताकि ऐसा ना हो कि आप भैया कुछ भी दिखाकर पब्लिक को उसका ट्रस्ट ही इरोड कर दो, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था गाइस। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जिसका नाम है सोशल मीडिया का एडिक्शन बच्चों के अंदर। अब आप देखो, चिल्ड्रन को उठाओ आप, ठीक है। आप 2 साल की उम्र में क्या करते होगे एट द एज ऑफ 2? मतलब सोचा है आपने कभी एट द एज ऑफ 2 आप क्या करते होगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? थोड़ा बहुत सो लेते होगे, कहीं गिर जाते होगे, कुछ टॉयज से अगर कभी कभी थोड़ा बहुत खेला होगा आपने। आज का बच्चे के पास मोबाइल होता है, उसको चलना नहीं आएगा, चल नहीं पा रहा वो अपने पैरों से, लेकिन उसको मोबाइल पूरी तरह चलाना आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने ऐसा लॉ पास किया है कि सोशल मीडिया का यूज़ अंडर द एज ऑफ 16 बच्चे नहीं करेंगे। अगर आप अंडर एज हो, 16 के नीचे के बच्चे हो, आप सोशल मीडिया पर बैन किए जाओगे। और की प्रोविजंस क्या निकाले इसके लिए? सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। मिनिमम एज इन्होंने रख दी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलने ही नहीं देना, क्योंकि ये सब पॉर्न साइट्स पे जा के पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ें, और भी ऑनलाइन गेमिंग या पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स की, कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी मिनिमम एज का बच्चा उनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस ही ना कर पाए, और नहीं किया ना अगर, तो फिर लो पेनल्टी। $49.5 मिलियन का अगर आपने मिनिमम एज ऑब्लिगेशन तोड़ा तो लो पेनल्टी भरो फिर आप। अब रीज़न क्या है बच्चा इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की ओर एडिक्टेड क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है पीयर इन्फ्लुएंस। आपस में कमेंट करना है, शेयर करना है, मैं अपना तेरी इतनी साथ में फ़ोटो लगाऊंगा, तो इसको ना लाइक करियो, हम कमेंट करेंगे। तो ये इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे को लगता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत सेटिस्फाई हो जाओ, इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा, उसका डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है उससे, तो उसको फिर क्रेविंग चढ़ती है इन चीज़ों की, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की। फिर पेरेंट्स के साथ मॉडर्न सोसाइटी में आप जानते ही हो, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, पेरेंट्स जितना टाइम बच्चे को दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको लगता है आईपैड किड बन जाता हूँ मैं। आईपैड उसको पकड़ाया पेरेंट्स ने, बस वो गायब, और फिर वो खेल रहा है। फिर एस्केपिज्म शुरू हो जाता है, यानी बच्चा जो है वो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ में, जैसे लोनलीनेस है, स्ट्रेस है, इससे बहुत परेशान रहेगा। फिर एल्गोरिथम ड्राइवन एंगेजमेंट, यानी एल्गोरिथम टेलर जो कंटेंट है टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड लॉन्गर, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेक इट हार्डर टू स्टॉप यूजिंग, मतलब पेरेंट्स को लगता है चलो इसमें अपना सारा काम कर लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह तो देख लेगा, अपना लैपटॉप वगैरह पैड आईपैड वगैरह दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, इस पर काम करेगा, हम अपने काम निपटा लेते हैं। और उस चक्कर में क्या हुआ, अब उस बच्चे की ऐसी हैबिट पड़ गई है कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करने से बचना ही नहीं चाह रहा। तो स्टेक होल्डर्स और उनके कंसर्न ये हैं कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट है, पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, चिल्ड्रन हैं, इन सभी के कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट बेचारी परेशान है कि ऑनलाइन अब्यूज़ को कैसे रोके, माता पिता परेशान है कि ऑनलाइन डेंजर से बच्चे को कैसे बचाएं, स्कूल है कि डिजिटल लिटरेसी कैसे बनाएं, प्लेटफॉर्म्स को लग रहा है कि हम कैसे सेफ रखें, बच्चों से कैसे दूर रखें। और बच्चों को क्या है, उनको कहना है भाई राइट टू यूज़ इंटरनेट हमारा हक है भाई। तो कुछ लोग तो इस बैन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है उसी साथ साथ कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। सपोर्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा ये उठाया है कदम कि भाई बंद कर दिया। तो सोशल मीडिया क्योंकि हार्मफुल कंटेंट डिप्रेशन एंजाइटी देता था, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से उनकी आंखों में चश्मे लग जाते थे, अटेंशन प्रॉब्लम हो गई थी उनको, ADHD के रोग होने शुरू हो गए थे कि उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया था, फोकस नहीं कर पाते थे वो, फिल्टर फोटोशॉप से उनको अपनी ज़िंदगी की रियलिटी समझ नहीं आती थी, उनका जो डेंजरस वायरल ट्रेंड हो गया था वो सबसे वो बचे। लेकिन जो लोग अपोज कर रहे हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होगा? अरे भाई सोशलाइजेशन के लिए आईपैड ही है, सोशल मीडिया ही पड़ा हुआ है, सोशलाइजेशन कराओ उसको, घर में से बाहर निकालो उसको, खिलाओ उसको, कुछ और स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ कराओ, दूसरी हज़ारों एक्टिविटीज़ है, उसको डांस में डालो, उसको म्यूज़िक में डालो, इतनी सारी चीज़ें हैं। तुम्हें यही दिख रहा है, बट चलो इनको अपना ही लगा रहा है। तो ये मतलब मैं ये नहीं कह रही गाइस कि बिल्कुल ही सोशल मीडिया से हटाने के बाद उनको कोई न्यूज़ को कुछ स्किल ही नहीं देनी है, डेवलप करो उसकी स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इनफेक्टिवनेस ऑफ बैनिंग का ही कह रहे हैं कि बैनिंग से सोशल मीडिया से टीन्स को अनसेफ प्लेसेस पे लाइक डार्क वेब वगैरह, कह रहा है वो कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल ही लेंगे पहुँचने का। फिर एज लिमिट क्यों सेट करी? सोशल मीडिया डजंट गारंटी रेडीनेस, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा चेक करता है। फिर उसके बाद फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, बच्चों को क्यों बैन कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म्स को सुधार दो ना।
फिर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ये कह रहा है कि बैनिंग सोशल मीडिया से ना बच्चे जो टीन्स वगैरह हैं उनको ऑनलाइन रिस्क तो फिर भी रहेगा ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब एबिलिटी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस इन डिजिटल वर्ल्ड। बैनिंग सोशल मीडिया प्रिवेंट टीन्स फ्रॉम लर्निंग हाउ टू नेविगेट ऑनलाइन रिस्क को कैसे रोकना है, वो तो सिखा दो यार, वो किसने कौन रोक रहा है, लेकिन ये मतलब थोड़ा है कि सोशल मीडिया पे उनको लेकर जाओ। तो मतलब आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, लेकिन ठीक है आप एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह लिखोगे, एक बैलेंस्ड आंसर ही लिखो, लेकिन आपको दोनों ही बातों के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब सरकार को इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए कि भाई प्रोटेक्ट हो चिल्ड्रन ऑनलाइन, इतना ज़्यादा ना नहीं है ना, ठीक। तो सेक्शन 67 जो बी का IT एक्ट 2000 है ना, उसने साफ बोला यार स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी है, स्ट्रिक्ट वाली। कोई भी पब्लिश कर रहे हो, कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हो, आप ये सोचो कि बच्चे को कैसे बचाया जाए, सेक्सुअल अब्यूज से कैसे बचाया जाए। देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार। उसके बाद डिजिटल ना प्रोटेक्शन कर दो आप, वेरीफाइएबल पेरेंटल कॉन्सेंट लेना पड़े वो सब करवाओ आप। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए ऑनलाइन कम्प्लीकेशन अगर कुछ करनी पड़े कमीशन वगैरह तो वो भी करवाओ आप। तो ग्लोबल स्टेप लेने पड़ेंगे, तो कि बच्चे को बचाना है आपको, तो US है, EU है, UK है, इन सभी ने अलग अलग अपने एक्ट्स बनाए हुए, उससे ये काम कर रहे हैं। अब वे अहेड में यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, सेफ्टी बाय डिज़ाइन। यहाँ क्या कह रहा है, प्राइवेसी बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सेटिंग करें फॉर माइनर्स, स्पेशली रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन। जैसे UK का एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड है, जैसे AI का जो डिटेक्शन होता है ना कि हार्मफुल कंटेंट को कैसे रोकना है, कह रहे वो आप कर सकते हो। रेगुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, टेक कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी, हाँ जी चाइल्ड फ्रेंडली है कि नहीं है प्लेटफॉर्म, दिखाओ अपना, चेक कराओ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक जो मेटा होता है ना वो एज लिमिट सेट कर देता है, तो बच्चा वैसे ही नहीं खोल पाएगा। फिर चिल्ड्रन इंटरनेट की टाइमिंग्स उसके देखो, इन्वेस्ट कितना कर रहा है टाइम एंड ऑल, ये सब देखना ज़रूरी है। फिर डिजिटल स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके एजुकेशन वगैरह को इम्प्रूवमेंट के लिए ना, जैसे केरला ने डिजिटल डी एडिक्शन भी कराया है। जैसे काउंसलिंग करनी हो बच्चे को, बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो, डिजिटल एडिक्शन उसका रुक नहीं रहा है, तो उसको भी आपको सहारा देना है। ये नहीं कि उसको एकदम से छीन लो आप आईपैड, उसको और मत भड़काओ आप, उसको तरीके से चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है ना। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। आप क्रिएट करो अकाउंट्स एक साथ, यानी सेटअप करो सोशल मीडिया अकाउंट विद योर चाइल्ड टू इंश्योर प्रॉपर प्राइवेट सेटिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, कंटेंट लिमिटेशन भी उसकी लगा दो आप, बच्चे के साथ बैठ के अकाउंट उसका बनाओ आप। स्क्रीन टाइम उसका पहले ही कर दो, बेटा इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। डिजिटल हैबिट उसकी डालो कि बेटा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा चलाओगे, उसके लिए आप टाइम सेट कर दो। इनेबल कर दो एक्टिविटी, ऐसे रेगुलरली ना रिव्यू करो आप, डिटेल रिपोर्ट वगैरह निकालो, बच्चों को समझाओ, पर्सनल डिटेल्स वगैरह बेटा नहीं डालते हैं ऐसे, ज़्यादा किसी अननोन बंदे से बात नहीं करते हैं, हार्मफुल अकाउंट्स को ब्लॉक करना सिखाओ उसको, ताकि उसको कोई भी हरासमेंट ना झेलनी पड़े। तो ऐसे ही ना इसमें एक टर्म आई थी ब्रेन रॉट करके, तो वो ना ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर उसको 2024 में ब्रेन रॉट को मिला है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो ब्रेन रॉट बेसिकली होता क्या है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन की वजह से, मतलब आपका जब मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी ना चले, ठीक है, तो आपको ऐसा हो जाता है कि आपको अटेंशन नहीं हो रहा, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको मेंटली सोचना नहीं आ रहा है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब चल रहा है, उसी को कहते हैं ब्रेन रॉट। रॉटन समझते हो ना, सड़ना, तो बस दिमाग का सड़ना का टर्म ये बेसिकली इस बार यूज़ किया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आपका आर्टिकल पे चलते हैं, सेकेंड लास्ट आर्टिकल है, ध्यान समझना। मैनुअल स्कैवेंजिंग को समझते हैं कि क्या होता है। देखो बेंच बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और उसने एक रिपोर्ट बनाई इसी डायरेक्शन में, इसी केस को लेकर, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। डायरेक्शन जो इशू की गई हैं उसको देखते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन इशू की हैं। तो डायरेक्शन इशू पहले ही करी कि जो भी एपेक्स कोर्ट है ना वो डायरेक्शन देंगे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना है, कैसे हैजार्डस क्लीनिंग को रोकना है। तो इसके लिए ना यूनाइटेड आपके यूनियन है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूटीज़ वगैरह ने मिलकर बोला कि फुल हम ना रिहैबिलिटेट करेंगे, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, नेक्स्ट टू किन एजुकेशन भी देंगे, वार्ड्स को स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। किसी भी बच्चे को, किसी को भी सीवेज वर्कर में नहीं जाना है, क्योंकि मर जाएंगे ना वहाँ जाके भाई, इतनी गंदी गैसेस निकलती हैं। तो इससे कॉम्पनसेशन भी देना है, अगर कोई सीवर में डेथ हो जाती है 30 लाख से लेकर पहले 10 लाख तक 30 लाख करा गया। तो सीवर विक्टिम कोई डिसेबिलिटी से फेस कर रहा हो तो उसको 20 लाख का कॉम्पनसेशन देना है, जो पहले 10 लाख था। फिर उसके बाद ना आपको एक सर्वे करो, आप ये देखो कितने स्टेट्स में हो रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी। तो देखने के बाद जितनी भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, NCS के सारे, इनको बेसिकली बोलो भाई कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रेनिंग दो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर
कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग अब नहीं करेगा, मतलब नहीं, नो मीन्स नो। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है कि आप मैन्युअली अपने हाथों से ह्यूमन स्क्रीटाइन, सैनिटरी वॉशरूम्स वगैरह को, पिट्स को, ओपन ड्रेन्स को साफ कर रहे हो। सोचो कितनी गंदी बात है ये, है ना। मतलब हमें सोच के ही घिन आ जाए। तो मैनुअल स्कैवेंजर रिपीडिटेशन एक्ट है 2013 का, उसमें ये हो रहा है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को 1993 से ही ऑफिशियली बैन किया गया है। तो एज ऑन 31 जुलाई 2024 आउट ऑफ 37666 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री में 732 डिस्ट्रिक्ट ने रिपोर्ट करा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को फ्री कराया है। तो देखो ये अच्छी बात भी है कि 31 जुलाई 2024 तक 732 डिस्ट्रिक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए। 732 डिस्ट्रिक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती है। फिर कह रहे हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स टू एंड कैसे करे मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो कह रहे लेजिस्लेटिव में सबसे पहला काम ही ये लॉज बना हुआ। लॉज ऐसे आपके टाइट हो जाएं कि कोई हिम्मत ना करे ऐसा करवाने की भी, ठीक है। एक्ट सब में साफ साफ प्रिस्क्राइब करते हैं आपके, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं, SC ST एट्रोसिटीज़ वाला एक्ट है, और इवन स्कीम्स के तहत भी जो नमस्ते स्कीम है हमारी, यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें नेशनल कर्मचारी वगैरह के लिए यही है, यही हम चाहते हैं कि वो सेफ्टी की तरह साथ में रहें, डिग्निटी में रहे। और स्वच्छ भारत मिशन का तो वैसे भी सपना है स्मॉलर टाउन या जो भी हो वो मैकेनाइजेशन पे ही चले वो। तो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस भी बनाने हैं, ऐसे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज हैं, है ना, या नेशनल आपके सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं, ताकि आपको सफाई कर्मचारीज को लोन देना हो, नॉन लोन बेस्ड स्कीम्स देनी हो, वो सभी यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स सस्टेनिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको भी देख लेते हैं। कह रहे देखो जी, अंडर रिपोर्टेड डेटा है, कल्चरल रेजिस्टेंस है, लैक ऑफ रेगुलेशन है, पुअर सीवियर डिज़ाइंस हैं, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सस्टेन मैनुअल स्कैवेंजिंग का भी काम करते हैं। उसके बाद ऐसा कोई सोशल स्टिग्मा लग जाए ना वर्कर का, देखो ये सारी फैक्टर्स हैं क्यों अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, क्योंकि हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारे पर ना पता ही नहीं चलता, लोग बेचारे करके चले जाते हैं। और फिर ना कास्ट प्रेजुडिस भी तो बहुत ज़्यादा है कि लोअर कास्ट का चलो इससे इसी से कराते हैं ये काम, ये इसीलिए बना हुआ है। हमारे देश में ये सब भी बहुत चलता है, इसीलिए हमारे देश में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले कहाँ हैं, उनको ढूंढो। तो सैनिटेशन वर्कर्स और मैनुअल स्कैवेंजर में सबसे पहले वो डिस्टिंक्शन बताएं, सजेस्ट करें वो जो भी है। तो उसके बाद उनको ना डीस्लेजिंग मार्केट, जो भी इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पे इस तरह के रेगुलेशंस को तोड़ा जा रहा है, या सेफ्टी गियर्स वगैरह क्यों नहीं पहनाए जा रहे, अवेयरनेस वर्कशॉप क्यों नहीं चलाई जा रही है, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी दी जाए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को दिया, जैसे केरला के अंदर बैंडिकूट है तो वो रोबोटिक्स स्कैवेंजर है, आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते दूसरे स्टेट में ऐसी चीज़ों को, ये सेप्टिक टैंक्स और क्लीनिंग सीवर्स को साफ क्यों नहीं कर सकते रोबोट्स की मदद से। फिर अपग्रेड करना है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्वे करना है मैनुअल स्कैवेंजर से, यानी पीरियोडिक सर्वे करो टू आइडेंटिफाई मैनुअल स्कैवेंजर्स अक्रॉस इंडिया। लास्ट सर्वे 2018 में हुआ था, इतना लेट क्यों, अब क्यों नहीं हो रहा, 2025 आ गया, अभी करने की ज़रूरत है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज़ सोशल इश्यूज़ का, वो है हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। भारत के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्किंग पेपर रिलीज करा जिसमें हाईलाइट है ड्रामेटिक इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यानी रूरल फीमेल जो है ना, यानी कि जो आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात है, तो वो शार्पली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि 69% का फीमेल लेबर रेशो में, फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन में अच्छा हुआ है रूरल एरिया में, जबकि यहाँ पर खाली 25% की ग्रोथ है अर्बन फीमेल्स में। कह रहा रीजनल वेरिएशन बहुत है, कह रहा पंजाब बिहार हरियाणा उठा लो, वहाँ फीमेल नहीं पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है, लेकिन राजस्थान उठाओ, झारखंड उठाओ, तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। बड़ा ही चौंकाने वाली फिगर है ये, है ना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वर्किंग पेपर ने 3 फैक्टर्स को हाईलाइट किया। कह रहा एज, मैरिज और पेरेंटहुड। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में बेल शेप्ड कर्व है, यानी 20 से 30 साल की जो महिला है फिर वो 30 से 40 में जाती है, तो शार्पली डिक्रीज आपको देखो पीक आएगा। राइज कैसे हुआ, यानी कि समझ रहे हो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 20 से 30 साल की उम्र में ऐसे बढ़ जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है।
30 से 40 में डिक्लाइन करता है। अभी तो कह रहा है वो बेल शेप्ड है, ठीक है ना। तो मेल का आपको पता ही है 100% रहता है इनका, तो 30 से 40 में बढ़ता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन आफ्टरवर्ड। तो मैरिज सिग्निफिकेंटली आपको पता है लेबर, आपका जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है वो मैरिज के कारण ही रिड्यूस होता है। अर्बन एरियाज़ में डिक्लाइन इज़ मोर देन इन द रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में तो और ज़्यादा होता है, हाउसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है अर्बन सेटिंग्स में। फिर पेरेंटहुड और दिक्कत करता है। प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट अमंग वुमेन अंडर 20-25 में। तो यानी कि चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे सबसे ज़्यादा है, तो बेचारी वो वही घर में रह जाती है। तो क्या रीजंस हैं फीमेल लेबर जो लो पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स का? सेफ्टी कंसर्न, लोग भेजते ही नहीं इसीलिए अपने हस्बैंड्स को लगता है भैया बाहर जाएगी तो सेक्सुअली हरास हो जाए तो कैसे काम चलेगा। तो नंबर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट केसेस भी अच्छा बहुत है, देखो हस्बैंड्स का डर भी है। और एक बात तो देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो है ही, दूसरा प्रॉब्लम ये कि वर्क प्लेस पे वो सच में सेफ नहीं है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट उठाओ तो उसमें लिखा है ये बात कि भाई बढ़ा है 18 से 22 में डबल बर्डन। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला भैया वुमेन पे ना डबल सा बर्डन है। बेचारी एक तो घर का काम करती है, उसमें उसको कोई पैसा नहीं मिलता, और उसके बाद फिर बाहर भी जाके काम कैसे करे। फिर उसके बाद रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने बताया कि वुमेन बेचारी एजुकेशन से ही जब बाहर है तो वुमेन स्टे आउट ऑफ द वर्क फोर्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, क्या करें। डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, 33% वुमेन ही है भारत में जो इंटरनेट यूज़ करती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया जी ये बात। फिर सोशल प्रोटेक्शन की बात, ई श्रम डेटाबेस जो है वुमेन उसमें ना 52.7%, इतना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी ज़्यादा है वुमेन कि मैन तो चलो फिर भी फॉर्मल सेक्टर में, ये बेचारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। फिर डेटा आपका सोचो ना, ई श्रम पोर्टल से हमें पता चला है ये। और उसके बाद आप ये देखो कि इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज, वुमेन ड्रॉप आउट ऑफ द लेबर फोर्स। डोमेस्टिक उसको लगता है भाई कैसे, डोमेस्टिक नॉन जो मार्केट वर्क होते हैं इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम को करने के लिए, तो इसी वजह से हुआ है कि हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेज, वुमेन ड्रॉप आउट द लेबर फोर्स। को लगता है जी हाउस होल्ड जब मेरे पास इतना पैसा मेरा पति कमा रहा है या मेरे घर वाले इतना कमा रहे हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए हर महीने, तो मेरे को क्या ज़रूरत है कमाने की। तो आईएलओ की रिपोर्ट में आ गई ये बात भी निकल कर। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप हालांकि सरकार ने लिए कि भाई कैसे लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, तो चाहे उसके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एजुकेशन की स्कीम आई, नेशनल एजुकेशन स्कीम आई, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल की बात आई, वन स्टॉप सेंटर निकाला गया, हेल्पलाइन दी गई, लेबर कोड दिया गया, महिला शक्ति केंद्र बनाए गए, नेमो ड्रोन दीदी करके तैयार करा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए, एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए काम करें, एंटरप्रेन्योर बन जाएं। तो बहुत काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन वे एडमिट्स ने बोला है कि कुछ ना और भी ज़रूरतें हैं ही। जैसे आपको ना सोशल नॉर्म्स एंड एजुकेशन पे हिट करना होगा। सबसे पहले फैमिलीज़ को इनकरेज करो भैया पढ़ाओ लड़कियों को, क्यों साइंस क्यों नहीं पढ़ती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग करवाओ गिफ्ट को, गर्ल्स हु कोड इंटरनेशनली जैसे एनजीओ है ये, इनको कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ाओ, इनका जेंडर गैप टेक्नोलॉजी में उसमें कम हो, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए ऐसा करो कि ये कर पाए। जैसे मोबाइल क्लचेस वगैरह बना दो ताकि वुमेन अपना आराम से काम भी करे, बच्चा भी आराम से खेलता फिरता रहे। बुर्किना फासो में हो रहा है, तुम नहीं कर सकते क्या। उसके बाद ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, गूगल का जो इंटरनेट साथी है ट्रेन करे ना वुमेन को इस तरीके से। फिर आपने वेज गैप को बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इक्वल पे नहीं है हमारे देश में। वही काम महिला कर रही है तो उसको 10 रुपये मिलेंगे, मैन कर दे तो 20 रुपये। भैया ऐसा कैसा फ़र्क है भाई। फिर इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की बेहद ज़रूरत है, तब जाके वुमेन का वर्किंग कंडीशन नज़र आएगा। समझ आया आपको। तो ये सारे टॉपिक्स थे। कल हम गाइज शॉर्ट्स के साथ एमसीक्यूज़ का वर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।